तो चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट कंपाउंड, यहाँ से 3 नंबर का आने वाला है। एक आपको मिलेगा 2 नंबर का क्वेश्चन और एक आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये रहेगा इसका प्रोसेस। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव देखने को। ओके, चलिए तो देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। वैसे सिलेबस देख लेते हैं इसका। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको देखने को मिलती है, आईयूपीएससी नेमिंग आपको देखने को मिलती है, यान देखने को मिलता है आपको। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री आपको देखने को मिलती है। और ये हमने कुछ परीक्षा बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे थे। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ इस पर फोकस करना है एंड आईयूपीएससी नेमिंग के ऊपर फोकस करना है। बाकी ये जो टॉपिक्स हैं सारे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये स्टार्टिंग के 2 जो टॉपिक्स हैं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें से भी खासकर ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएससी नेमिंग हर साल यहाँ से आती है। ओके, तो आज हम आईयूपीएससी नेमिंग नहीं करेंगे, आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, क्योंकि इनके भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आने के। इसको आईयूपीएससी नेमिंग को हम कल या परसों में देख लेंगे। आज तो अपन सिर्फ ये करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, क्योंकि हमें बाकी चैप्टर्स को भी देखना है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं किनको है। दोस कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज अटैच्ड टू लिगेंड्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दोस कंपाउंड, वो कंपाउंड जिनमें सेंट्रल मेटल एटम किससे अटैच हो, लिगेंड से अटैच हो। किसके द्वारा अटैच हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा अटैच हो। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, उसके अलावा लिगेंड्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है। तो अब इसको समझते हैं अपन लोग। 3 प्रकार की बॉन्ड संभव है। एक होती है आयनिक, एक होती है कोवेलेंट, एक होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ओके, ये 3 प्रकार की बॉन्ड यहाँ पर संभव है। तो हम आयनिक जानते हैं, आयनिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। कोवेलेंट में क्या होता है, शेयरिंग होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये होता है कि लोन पेयर जो होते हैं, जो लोन पेयर किसी एटम के पास होते हैं वो डोनेट कर देता है। लोन पेयर का डोनेशन होता है, दोनों आपस में डोनेट नहीं करते हैं। एक भाई साहब डोनेट करेगा दूसरे वाले को। अब ये लोन पेयर क्या होते हैं, अब ये समझते हैं। सब कुछ समझेंगे, टेंशन ना लो आप लोग। अब ये लोन पेयर क्या होते हैं इसकी कहानी देख लेते हैं। नाइट्रोजन, आप सभी जानते हो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। बीच में आ जाएगा प्लस। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर एक शेल देखने को मिलेगी। तो 7 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने होते हैं। ओके, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर जाएगा, दूसरा यहाँ पर जाएगा। देखो लिमिट क्या होती है इसकी, 2 लिमिट होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आप फिल नहीं कर सकते पहली शेल में। दूसरी शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। ये नियम होता है, 2 कर सकते हो, फिर 8 कर सकते हो, 2 8 8 एंड 18, इस तरह से आगे चलता जाता है पूरा। ओके, तो अभी हमको क्या देखना है, हमें हमारे पास 2 शेल है। तो पहली में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, पहली में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास 7 ही है। तो 2 तो हमने यहाँ पर फिल कर दिए, बचे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 यहाँ पर फिल कर दो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और कहीं पर भी कर सकते हो आपके हिसाब से। ओके, 3 हो गए, 4 हो गया यहाँ पर। उसके अलावा अगला यहाँ पर कर दो 5। ओके, तो इसके पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2, 1 2 3 4 5 6, और एक कहाँ पर बना लेते हैं, 7 यहाँ पर बना लेते हैं। ओके, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि हाइड्रोजन, हमारे पास 3 हाइड्रोजन। ओके, हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो इससे आप क्या बना सकते हो, NH3 बना सकते हो। ठीक है, अमोनिया बना सकते हो। ये कैसे बनता है, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए कभी भी जो ये अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उनको भगा दो पहले, तो निकलो भैया, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पर। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करेंगे, ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, और उसके बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है। ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाकी है, और इसी को बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं इनको, लोन के पेयर बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयर को ही क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोला जाता है। तो नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास होता है 1 लोन पेयर। अरे पेयर तो एक ही होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं लेकिन पेयर 1 होता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है लोन पेयर का। ओके, चलिए तो अब आपको समझ में आएगा कि लोन पेयर क्या होगा। ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आ जाओ वापस से।
तो जब अमोनिया लोन पेयर को डोनेट करेगा तो वो एक और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है। आ रहा है समझ में? एक और हाइड्रोजन को वो एक्सेप्ट कर सकता है। पहले NH3 बनता था लेकिन अब NH4 बन सकता है। लेकिन अब उसने लोन पेयर को डोनेट कर दिया। भाई साहब, खुद का पाल पोस कर बड़ा किया हुआ लोन पेयर को उसने डोनेट कर दिया, तो अब क्या होगा? इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया पॉजिटिव चार्ज? समझ में आया इतना? क्योंकि लोन पेयर को उसने डोनेट कर दिया। कोई भी लोन पेयर को डोनेट करता है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये कोई स्टेबल स्पीशीज नहीं है, ये है अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। स्टेबल किसको बोलते हैं? जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। बस ये होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई इसकी। अब हम आपको समझाते हैं कि क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम और क्या होता है हमारा लिगेंड्स। अब तो कहानी बहुत सिंपल है। चलिए, तो आप लोग यहीं पर देख पा रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। K4 Fe। देखो सिंपल सा टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा समझने के लिए, लेकिन बहुत इजी टॉपिक है। ओके, यहाँ पर आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा एक ही स्लाइड में। ओके, तो आप लोग सभी बने रहे यहाँ पर। K4 FeCN6। ओके, तो ये हमारे पास एक कोई कंपाउंड है। इतना आ रहा है समझ में? एक कंपाउंड हमारे पास दे रखा है। अब आपको ये भी समझने की जरूरत नहीं है ये कंपाउंड क्या है, किस तरह से वर्क करेगा, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझना है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमको दे रखा है। ओके, तो अब आप लोग देखिएगा, ये यहाँ पर एक मेटल लगी हुई है। ये क्या है? आयरन है। अरे Fe को क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। बस ये जो मेटल है ये कौन से ब्लॉक की हो सकती है? ये डी ब्लॉक का पार्ट हो सकती है। ओके, डी ब्लॉक की मेटल यहाँ पर हमेशा आएगी। ठीक है, अब इसी मेटल को क्या बोला जाता है? इसी मेटल को बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोला जाता है इसको? सेंट्रल मेटल एटम बोला जाता है। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये है CN। ये क्या लगा हुआ है? CN को क्या बोलते हैं? साइनाइड ग्रुप बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CN। चलिए, तो CN क्या कहलाता है? हमारा साइनाइड ग्रुप कहलाता है। ओके, साइनाइड ग्रुप। अब ये क्या करेगा? ये लोन पेयर को डोनेट करेगा। लोन पेयर को डोनेट करेगा, किसको करेगा? इन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लिगेंड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग लिगेंड। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, और इसको क्लीन कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो जो लोन पेयर को डोनेट करता है, जो लोन पेयर को डोनेट करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लिगेंड। ओके, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है? सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। बस ये दो टर्म है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम, तो आप क्या लिखोगे कि जो लिगेंड से लोन पेयर को डोनेट करता है, माफ कीजिएगा, एक्सेप्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और आप आगे क्या लिख सकते हो कि ये डी ब्लॉक का पार्ट होता है। ठीक है, ये बात आपको लिखनी होती है। उसके बाद लिगेंड क्या होते हैं? तो आप क्या लिखोगे कि ये लोन पेयर को डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? ये जो नंबर लिखा हुआ है 6, ये क्या लिखा हुआ है? इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कि ये बताता है कितने लिगेंड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ओके, कितने लगे हुए हैं? यहाँ पर 6 लिगेंड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो हम बस यही बताते हैं इसमें कि द नंबर ऑफ टोटल लिगेंड्स इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। यहाँ पर आप लोग एग्जांपल लिख सकते हो K4FeCN6 का। इसमें आप बता देना कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ओके, तो ये हो गई हमारी बेसिक टर्म्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये K4 क्या लगा हुआ है? इसको बोलते हैं काउंटर आयन। वैसे आपसे ये कोई पूछेगा नहीं कि काउंटर आयन क्या होता है। आपसे बस ये पूछा जा सकता है कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। लेकिन अगर आपको ये भी जानना है तो ये क्या होता है? काउंटर आयन इनको बोलते हैं, काउंटर आयन। ये आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे? ये आपको देखने को मिलेंगे एस ब्लॉक से। ठीक है, एस ब्लॉक के अलावा कहीं से भी आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। काउंटर आयन यहाँ पर भी हो सकता है, काउंटर आयन यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है भाई साहब? ये वो मेटल एटम होता है जो कि लिगेंड से लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। किससे करता है? लिगेंड से करता है। और लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स लोन पेयर को डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं। ओके, और क्या बना लेते हैं? एक अपने ही अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ इस प्रकार की दिखती है। मान लो ये हमारे पास एक बी है और एक है हमारे पास ए। अब मान लो कि बी ने अपने लोन पेयर किसको डोनेट कर दी? ए को कर दी। तो
कुछ इस प्रकार की यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बस ये हो गया आपका फिनिश। आया इतना समझ में? ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब देखो, ये जो कंपाउंड आपको देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन के सामने, के फॉर एफिशिएंसी, यही आपको याद रखना है पूरे चैप्टर में, बस इसको अच्छे से याद रख लो। इसी से आप, इसी का एग्जांपल लेकर आप लोग कितने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको हमने याद भी करवाया था किस तरह से आप याद कर सकते हो। कुछ भी काम करो, कुछ भी काम करो तो किससे करो, फैशन से करो, फैशन से, फैशन से, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। कुछ भी काम करो तो फैशन से करो, कुछ भी काम करो तो फैशन से करो, बस इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। अगर ये आपने याद रख लिया तो आप इसमें सेंट्रल मेटल एटम बता सकते हो, लिगेंड्स बता सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो। ओके, तो ये हो गया अपना फिनिश। उसके अलावा एक और चीज आप ध्यान रख सकते हो, रखना चाहो तो, ये जो आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर बोल दो या कोऑर्डिनेट स्फेयर बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, इनको स्फेयर बोला जाता है। चलिए, तो ये टर्म्स हमारी हो गई फिनिश। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इनमें से कुछ आ जाए। आप लोग देख सकते हो, मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर, ये 2020 में हमसे पूछा गया था। ये आप लोग देख सकते हो 2020 लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिगेंड्स। ओके, अब आपको एग्जांपल भी देख सकते हो, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल। तो एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, केफीएफ और CN6 का, ये यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि ये जो CN हमको दिख रहा है यही तो है हमारा लिगेंड, बस इस तरह से आप लोग बता देना। ओके, तो आया आपको समझ में? अब देखो, अगर आपको और ज्यादा इसमें पढ़ना है तो आप लोग आगे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मोनोडेंटेड एंड हेक्साडेंटेड या बाइडेंटेड, देखिए, अब ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ एक साइड से लोन पेयर को डोनेट करे। अब ऐसा भी तो संभव है कि वो एक से ज्यादा साइड से लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, इतना तो आपको समझ में आ गया कि लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा। लिगेंड्स क्या करेंगे, लोन पेयर को डोनेट करेंगे। आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए, लोन पेयर भी दो प्रकार के हो सकते हैं भाई साहब, दो से ज्यादा प्रकार के हो सकते हैं। बात करते हैं बाइडेंटेड के ऊपर। बाइडेंटेड का मतलब होता है कि जो लोन पेयर होंगे ना, वो यहां से भी डोनेट हो सकते हैं, यहां से भी डोनेट हो सकते हैं, मतलब दो प्रकार से ये डोनेशन हो सकता है। हेक्साडेंटेड का मतलब क्या है, हेक्सा मतलब होता है छह, तो छह साइड से लोन पेयर का डोनेशन हो सकता है। यहां से दो हो गए, तीन, चार, पांच एंड छह, तो ये होता है आपका हेक्साडेंटेड। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा हमसे याद कैसे होगा। ठीक है, तो अब याद करने का तरीका देखिए, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है इसको। देखिए, यहाँ पर दो कार्बन लगे हुए हैं, दो कार्बन से हम क्या बनाते हैं, दो कार्बन का होता है इथाइल, इथाइलिन हम इसको बोलेंगे, इथाइलिन डाई अमीन। ये जो ग्रुप होते हैं इनको बोलते हैं अमीन ग्रुप। NH2 जो ग्रुप होते हैं ना हमारे, उनको बोलते हैं अमीन ग्रुप। तो इसका नाम क्या बनेगा, इथाइलिन डायामीन। क्या नाम बनेगा इसका, इथाइलिन डायामीन इसका नाम बनने वाला है। ठीक है, इथाइलिन डायामीन। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने ये याद कर लिया तो नीचे वाला भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर भी तो सिंपल सा फंडा है, दो कार्बन यहाँ पर यूज हुई है तो दो कार्बन यहाँ पर यूज हुई है। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप, यहाँ पर देखो ट्वाइस कर दिया उन्होंने, तो बात तो एक ही है। ओके, तो होगा क्या, इसका नाम भी वही रहेगा, इथाइलिन डायामीन। लेकिन अब हमें क्या बनाना है, हेक्साडेंटेड बनाना है इसको, तो आप क्या बोलोगे, टेट्रा एसीटेट। अब ये टेट्रा एसीटेट का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। टेट्रा मतलब तो चार, कि चार आपको एसीटेट ग्रुप लगाने, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो चार हमने एसीटेट ग्रुप लगा दिए। अब ये एसीटेट क्या होता है, अब हमारे मन में ये डाउट होगा। देखिए, एक होता है फॉर्मेट, एक होता है एसीटेट। जब कार्बन एक हो, जब कार्बन हमारे पास एक हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेट, फॉर्म लिख लेते हैं, फॉर्म बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके अलावा अगर हमारे पास कार्बन दो हो तो हम क्या यूज करते हैं, एसिटल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर सभी जगह पर दो दो कार्बन हमने यूज किए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेट्र एसीटेट। ओके, और चार ग्रुप हमने यूज किए, चार हमने यूज किए हैं एसीटेट, तो हम क्या बोलेंगे, टेट्रा एसीटेट बोलेंगे। और इसी को बोला जाता है ईडीटीए, आपने सुना होगा ईडीटीए, इसी को बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफी बार आ चुका है कि ईडीटीए इज अ फिल इन द ब्लैंक्स लिगेंड, तो आपको क्या लिखना है, हेक्साडेंटेड लिगेंड। ओके, ये जो ईडीटीए होता है वो कौन सा होता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। आया समझ में? तो इसको आप लोग याद कर लेना। ये देख लो, बाइडेंटेड और हेक्साडेंटेड, अगर आपके पास परीक्षा बोर्ड हो तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी आपको मैंने समझाया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ लिगेंड्स, कहाँ गई स्लाइड, ये रही। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको अभी बताया था हमने, यहाँ पर देखो, जैसे ये वाला कंपाउंड है तो यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है यही क्या है, यही तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है।
ओके, तो क्या बोलोगे आप लोग? द नंबर ऑफ लिगेंड्स विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद अ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, और मेटल आयन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ लिगेंड्स ही होते हैं, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, चलिए, तो हमने काफी कुछ कर लिया है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन देख ही लेते हैं, यहाँ पर ये ट्रिक के साथ हमने बना रखा है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आता है, एक्सप्लेन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आप डबल सॉल्ट बताइए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बताइए, और इनमें हमको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो क्या होते हैं डबल सॉल्ट, क्या होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, समझेगा इसको। देखो यहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ लिख रखा है परीक्षा बोर्ड वालों ने, लेकिन हमें पता है कि 2 नंबर में इतना कुछ हमें नहीं लिखना है। ओके, चलिए, और डिफरेंस जब भी आ जाए तो डिफरेंस में तो बहुत सरल है, एक लाइन के डिफरेंस लिख दो, 2 पॉइंट लिख दो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं डबल सॉल्ट की, कि डबल सॉल्ट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स। देखो, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हमसे डिफरेंस पूछे जा रहे हैं, और डिफरेंस किसके पूछे जाते हैं? जिसमें कुछ समानता हो, जिसमें कुछ समानता हो उन्हीं में तो डिफरेंस हम निकालते हैं। आया समझ में? तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कुछ ना कुछ तो समानता होगी, जब भी हम इनके बारे में डिफरेंस पढ़ रहे हैं। देखिए, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये दिखने में दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं। दिखने में दोनों के दोनों कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स तरीके से होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स कौन होता है, नकली कॉम्प्लेक्स कौन होता है, और असली कॉम्प्लेक्स कौन होता है, ये हमें बताना होता है। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर देखकर ही, नाम में ही छुपा हुआ है कॉम्प्लेक्स, तो ये रियल कॉम्प्लेक्स है, ये नकली कॉम्प्लेक्स है। तो होता क्या है भाई साहब, आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखो इसका, मैं एग्जाम्पल याद भी करवाऊंगा, इसकी ट्रिक है हमारे पास, लेकिन अभी आप लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल देखो। ये इसका एग्जाम्पल है, और ये अपना K4Fe है, ये इसका एग्जाम्पल है। दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स दिख रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के सामने, अगर आपसे मैं बोल दूं कि 1 मिनट में इसको याद करके बताओ, तो आप भूल जाओगे, याद नहीं होगा, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये दोनों दिखने में तो कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, लेकिन होता क्या है, बात करते हैं हम डबल सॉल्ट की। जो डबल सॉल्ट होता है, ये FeSO4 वाला, ये जो होता है, ये अपनी जो नॉर्मल स्टेट है वहां पर तो आपको दिखेगा, वहां पर आपको स्टेबल दिखेगा, लेकिन जैसे ही आपने इसको पानी में डाला, जैसे ही आपने पानी में इसको डाला, तो वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कैसे होगा? ये Fe में ब्रेक हो जाएगा, SO4 में ब्रेक हो जाएगा, NH4 में ब्रेक हो जाएगा, SO4 में ब्रेक हो जाएगा, और वाटर में ब्रेक हो जाएगा। मतलब दिखने में हमें लग रहा था कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जैसे हमने पानी में डाला इसको, क्या हुआ? हुआ क्या, ये अनस्टेबल हो गया, ये आयंस में ब्रेक हो गया। ठीक है, तो डबल सॉल्ट आर एडिटिव कंपाउंड्स, ये एडिटिव कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड्स हैं। ये क्या होते हैं? ये जुड़े हुए कंपाउंड्स होते हैं, ये छोटे छोटे आयंस होते हैं ना, उनसे मिलाकर एक बड़ा सा कंपाउंड बन जाता है, और हमें देखने में क्या लगता है कि कॉम्प्लेक्स है, लेकिन नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। तो कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होते हैं वो आसानी से ब्रेक नहीं होते। मतलब ये है कि अगर आप लोग इनको एक नॉर्मल स्टेट में देखो, तब भी वो स्टेबल होते हैं। जैसे आप इसको पानी में डालोगे, जैसे ही आप लोग इसको एक्वस स्टेट में लेकर जाओगे, तब भी ये स्टेबल रहेंगे। मतलब ये ब्रेक तो होंगे, लेकिन यहां से ब्रेक होंगे, ये अलग ब्रेक हो जाएगा, ये अलग ब्रेक हो जाएगा। आ रहा है समझ में? लेकिन जो अंदर ये कवच है ना इसका, ये स्फेयर, कोऑर्डिनेट स्फेयर, ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, ये ब्रेक नहीं होगा। तो बस यही सबसे बड़ा रीजन है कि आप इनको एक्वस स्टेट में डाल दो, फिर भी ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में पूरी तरह से ब्रेक नहीं होंगे। वर्ड में यूज कर रहा हूं, पूरी तरह से, पूरी तरह से ये ब्रेक नहीं होंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। आ रहा है समझ में? और एक सबसे सबसे सिंपल डिफरेंस आप लोग ये बता सकते हो कि भाई साहब, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वहां पर पाई जाती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन जो डबल सॉल्ट होते हैं वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पाई जाती है। तो ये 2 डिफरेंस आप लोग लिख सकते हो। आ रहा है सबको समझ में? तो ये हो गया अपना फिनिश, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कि डबल सॉल्ट दिखने में तो अपने को दिखते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। अब हम याद करते हैं इसके एग्जांपल कि किस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। देखिएगा, K4Fe, इसको याद करने का तरीका क्या है? कुछ भी काम करो, K4 मतलब करो, कुछ भी काम करो तो किससे करो? फैशन से करो, फैशन से करो। ठीक है, कुछ भी काम करो तो फैशन से करो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखिए डबल सोल्ट में FeSO4 NH4 होल्टवाइज SO4.H2, इसको याद करने का तरीका क्या है? इनको आप लोग जानते होंगे, इन भाई साहब को आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, तो इन्हीं से हमने ट्रिक बनाई है। इन्होंने जूते पहन रखे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग आ जाइए। फेजू, ठीक है, इनका नाम क्या है? फेजू नाम है इनका। तो फेजू नहीं कराएगा, फेजू नहीं कराएगा शू पॉलिश।
शू मतलब जूते, शू पॉलिश पानी से। अरे कोई भी पानी से जूते पॉलिश नहीं करवाता है, और ये तो इतने बड़ी हस्ती है, तो ये पानी से शूज को पॉलिश थोड़ी करवाएंगे। तो इसकी ट्रिक ये बनेगी, फैजू नहीं कराएगा शू पॉलिश पानी से, फैजू नहीं कराएगा शू पॉलिश पानी से। इसको आप लोग याद रख लेना। देखो, फैजू नहीं कराएगा शू, शू मतलब जूते, ठीक है, फैजू नहीं कराएगा शू पॉलिश पानी से, पानी मतलब वाटर। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, वो समझ जाएंगे इतने में ही कि हाँ आपने पढ़ के आए हुए हो। 95% लोग ये एग्जाम्पल याद करके नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपने याद करके चले गए और ये लिख के आ गए वहां पर, तो एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा कि आपने याद करके आए हुए, मतलब आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। ओके, इसको याद कर लेना, फैजू नहीं कराएगा शू पॉलिश पानी से। ओके, उसके बाद ये था, कुछ भी काम करो तो कुछ कैसे करो, फैशन से करो, कुछ भी काम करो तो फैशन से करो। ओके, तो ये हो गया अपना डिफरेंस। तो इतना काफी इस चैप्टर में। बाकी अगला चैप्टर उठा लेते हैं, बाकी अगर अपने पास टाइम मिलेगा तो अपन और भी कुछ करेंगे इस चैप्टर से, लेकिन अपना पहला टारगेट ये है कि कम से कम पढ़ें, ताकि अपन पास होने लायक तो पढ़ ले कम से कम। ओके, तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर से, अगला चैप्टर उठाते हैं अपन लोग। बाकी टेंशन मत लो, अगर टाइम मिलेगा तो पूरा पढ़ा देंगे चैप्टर। ओके, बाकी नेमिंग तो आपको करवा देंगे, नेमिंग तो आपको इसमें से करवाना ही करवाना है मुझे, तो मुझे वो याद है। ओके, चलिए तो अगला चैप्टर ले लेते हैं फटाफट। चलिए तो उत्तम, माइक ऑन करके बताइए, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? उत्तम, हाँ सर। हाँ तो क्या लिखा हुआ है, आप बताइए जरा, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ मतलब दिख रहा है आपको। चलिए तो चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ से 5 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। आस्किंग क्वेश्चन 1 है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से कुछ भी नहीं आने वाला। ये आप लोग ध्यान रखा करो ब्लूप्रिंट का। ओके, चलिए तो कहाँ पर थे, स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 नंबर में डायरेक्ट आ चुका है काफी बार प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, आप लोग चेक कर सकते हो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको प्यार से बोला जाता है SHE। SHE, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम दिस शेयर्ड स्क्रीन। चलो तो आप लोगों को सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप माइक ऑन करके या हैंड रेस करके या फिर कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, मतलब चैट बॉक्स में आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अब इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक हमारे क्लियर होना आवश्यक है। ओके, तो कौन कौन से बेसिक्स हैं जो हमें पहले से आने चाहिए इस चैप्टर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, वो आपको बता देते हैं। वैसे आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे कहीं ना कहीं पर तो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्या मतलब होता है ऑक्सीडेशन का? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर कोई हाइड्रोजन को, माफ कीजिएगा, ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? रिडक्शन बोलेंगे। अगर किसी में हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ओके, अगर गेन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। ओके, गेन हो रहा है तो रिडक्शन बोलेंगे हाइड्रोजन का। ओके, तो ये दो बातें हमको समझ में आई कि ऑक्सीजन में, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन होता है। ओके, ये दो बात समझ में आई। अब अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लॉस करता है, तो हम क्या बोलेंगे? उसको उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर कोई एटम ऑक्सीजन को, माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का गेन कहाँ पर होता है? रिडक्शन में होता है। और इलेक्ट्रॉन का लॉस कहाँ पर होता है? ऑक्सीडेशन में होता है। तो ये 3 बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों बातें बस। ओके, उसके अलावा एक और पॉइंट होता है जो कि आप याद रख सकते हो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये हमने एक एग्जांपल ले रखा है। ये +2 है, ठीक है, ये स्टेट कौन सी शो कर रहा है? +2 शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, अगर आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन वापस से दे दो तो ये क्या बन जाएगा? फिर से कॉपर बन जाएगा। मतलब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन होने वाला है।
क्या होने वाला है, यहाँ पर रिडक्शन होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है हमारे पास Mg है। अब Mg+2 का मतलब क्या है कि आपने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए हैं। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस यहाँ पर कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन। तो आया आपको समझ में, बस यही बात है। ओके, चलिए तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर कितना है, 0 है, यहाँ पर कितना है, 2 है। तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो कि यार यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है। लेकिन सिंपल सा फंडा ये समझो, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो आप बोलोगे रिडक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन बोलोगे। इतनी बात आप ध्यान रख लो, इतना काफी है। चलिए, तो इतना बेसिक आपको समझ में आना जरूरी था। एक और बात जो आपको समझ में आनी जरूरी है, देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या मतलब होता है इसका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर आपको समझा देते हैं फटाफट। इलेक्ट्रोड तो आप समझते होंगे, इलेक्ट्रोड क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोड कुछ इस प्रकार की दिखती है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये हमने 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पर डाल रखी है, एक ये जिंक की, एक कॉपर की। ओके, तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पर केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि आपने कॉन्सेंट्रेशन कितनी ले रखी है, 1 मोल/लीटर ले रखी है। प्रेशर आपने 1 atm का ले रखा है। टेम्परेचर आपने रूम टेम्परेचर ले रखा है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप बोल सकते हो 298 केल्विन। ये होता है रूम टेम्परेचर। ओके, तो सभी की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड के ऊपर। जैसे अगर आपसे हम पूछें कि आप किसी इंसान को स्टैंडर्ड कब बोलोगे, तो कोई बोल सकता है कि जब वो समाज में अच्छे कार्य करे तो आप उसको स्टैंडर्ड आदमी बोलोगे। कोई बोलता है कि अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति आ जाए जो नहा धो के आए, अच्छे कपड़े पहन के आए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बोलेंगे। तो वही यहाँ पर है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में स्टैंडर्ड किसे बोला जाता है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में स्टैंडर्ड उसे बोला जाता है जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोल/लीटर हो, प्रेशर 1 atm बार हो, टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन हो। बस ये 3 बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ, यूनिटी, सही बोल रहे हो आप मनवीर, सही बोल रहे हो आप। चलिए, तो बस इतनी सी बात है, आ जाइए अपने टॉपिक के ऊपर। अगर आपको थोड़ा कम भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, तो हमने कैसे बनाया ये डायग्राम। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ग्लास ट्यूब लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, ग्लास ट्यूब, या फिर आप बोल सकते हो ग्लास जैकेट। ये एक ही बात होती है, ग्लास ट्यूब और ग्लास जैकेट एक ही बात होती है। तो सबसे पहले हमने ग्लास जैकेट ले रखा है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, कुछ इस प्रकार का हमने ले रखा है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक और ग्लास जैकेट लेके आओगे। उसको कहाँ पर रखोगे, उसको अंदर रखोगे, मतलब अंदर कुछ इस प्रकार से फिट करोगे कि बाहर कौन आ जाए, बाहर भी एक जैकेट आ जाए, अंदर भी एक जैकेट आ जाए। ये ग्लास का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतनी हमने कंस्ट्रक्शन कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, एक वायर लेके आओगे। किसका वायर लेके आओगे, कॉपर का एक वायर लेके आओगे, और जो अंदर वाला जो आपको दिख रहा होगा ग्लास जैकेट, वहां पे कुछ इस प्रकार से इसको फिट कर दोगे। ओके, इस तरह से आप इसको लटका दोगे। ये आपने कर दिया। ओके, ये क्या है, एक वायर है, ध्यान रखिएगा। वायर आपने कहां पर फिट करा है, अंदर वाले ग्लास जैकेट में आपने वायर को फिट कर दिया। बाहर वाले ग्लास जैकेट में आपने एक छोटा सा होल रखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर इसको पूरी तरह से पैक कर दिया है। ठीक है, आपको मैं मतलब समझाऊंगा कि ऐसा हमने क्यों किया, लेकिन अभी आप लोग इतना समझो। उसके बाद आप क्या करोगे, एक आप लोग लेके आओगे छन्नी, ठीक है, छन्नी होती है, अपनी फॉइल होती है, वो आप लोग लेके आओगे। यहाँ पर ये होगी प्लेटिनम की, आप लोग प्लेटिनम की फॉइल लेके आओगे। माफ कीजिएगा, ये जो वायर होगा वो भी प्लेटिनम का होगा। ओके, प्लेटिनम की फॉइल होगी और प्लेटिनम का ही हमारा वायर होगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग इतना सा ध्यान रखिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। वैसे उसका वायर हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेटिनम का वायर, लेकिन एक बार और मैं आपको समझा दूंगा। पहले आप ये समझो कि वायर हमने लिया हुआ है, वायर से हमने नीचे क्या लटका रखा है, एक छन्नी लटका रखी। छन्नी मतलब फॉइल, ओके, जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसको बोलते हैं फॉइल। वो हमने लटका रखी है यहाँ पर। इतना कंस्ट्रक्शन हमने किया है। उसके बाद हमने एक कंटेनर में क्या ले रखा है, इसमें ले रखा है हमने HCl का सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने क्या ले रखा है, सॉल्यूशन ले रखा है। देखिए, हमने जानबूझकर HCl लिया है, क्योंकि HCl में क्या होता है, H होता है, हाई होता है, H होता है यहाँ पर HCl में। उसके अलावा अब हम क्या करेंगे, यहां से गैस पास करेंगे। क्या करेंगे, गैस पास करेंगे। कौन सी गैस पास करेंगे, हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। यहाँ पर पूरा फंडा हाइड्रोजन का है, क्योंकि इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पर पूरा फंडा आपको हाइड्रोजन का देखने को मिलेगा।
तो हमने हाइड्रोजन यहाँ से पास करी है, इतना आपको समझ में आया। ओके, सॉल्यूशन किसका ले रखा है, HCl का सॉल्यूशन हमने ले रखा है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इतना हमने कर रखा है, अगर आप इतना लिख दोगे तो आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। ओके, अब आगे के नंबर आप कैसे गेन करोगे वहां पर देखिएगा। इतना आपको समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किया हमने, एक बार मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ग्लास जैकेट लिया, उसके अंदर एक और ग्लास जैकेट हमने रखा, ठीक है, फिट किया। उसके अंदर एक वायर फिट किया हमने प्लेटिनम का, और उसी से नीचे क्या लटका दी हमने, एक फॉइल लटका दी, ठीक है, प्लेटिनम की फॉइल हमने वहां पर लटका दी। उसके बाद क्या किया हमने, जो सॉल्यूशन लिया था वो किसका था, वो HCl का सॉल्यूशन था। किसका सॉल्यूशन था, HCl का सॉल्यूशन था। और HCl के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलार है। मतलब आपसे मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड जब हम कंडीशन लेते हैं तो कंसेंट्रेशन कितनी लेते हैं, 1 मोलार लेते हैं। मोलारिटी आपने सुना होगा, तो 1 मोलार हम यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, अब हमने हाइड्रोजन गैस पास कर दिए कहां से, जो बाहर वाला ग्लास जैकेट था ना उसने हमने एक छोटा सा होल दे रखा था, तो वहां से हमने हाइड्रोजन गैस पास करी। कितने प्रेशर पर पास करी हमने, 1 ATM के प्रेशर पर हमने उसको पास करी। आया इतना समझ में। अब देखिए यहाँ पर, तो भाई साहब जैसे ही गैस यहाँ पर पास होगी, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ से गैस आएगी, अंदर आएगी, अंदर आएगी, अंदर आएगी। अब यहाँ पर जो हमने फॉइल लटका रखी थी, ये फॉइल है हमारी। ओके, तो इस फॉइल पर क्या होगा, यहाँ पे होगा केमिकल रिएक्शन। किस तरह से होगा, अब हमें पता है कि सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्यूशन के अंदर है H+ एंड Cl-। अरे HCl इसी तरह से ब्रेक होता है, आप सभी को पता है। अरे HCl जो होता है वो किस तरह से ब्रेक होता है, H+ एंड Cl- में ब्रेक हो जाता है सॉल्यूशन में जाने के बाद। अब जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस क्या है, H और H होता है। तो अब क्या होगा, ये जो H+ है और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ये दोनों करेंगे रिएक्शन फॉइल के ऊपर। और फॉइल क्या करेगी, फॉइल करेगी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब, इलेक्ट्रॉन को वो एब्जॉर्ब करेगी, और बाकी जो गैस वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, वो क्या करेगी, वो बबल्स के फॉर्म में ऊपर निकल जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो बस ये है कंस्ट्रक्शन। अब हमें बताना होगा कि रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पर। हमें इतना तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, एक्सेप्टेशन हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है अब हमें ये बताना है सिर्फ। ठीक है, इतनी सारी कहानी आपको समझ में आ चुकी है, बस लास्ट स्टेप हमारी बची हुई है कि रिएक्शन में क्या हो रहा है एक्चुअल में। ओके, तो ये 2 स्टेप है हमारी, ये हम लोग फिनिश करेंगे। 1 मिनट का आपके पास समय है। ओके, आप सभी को क्लास फिर से ज्वाइन करनी है, 40 मिनट हमारे हो जाएंगे। आप सभी को फिर से क्लास ज्वाइन करनी है उसी लिंक पर क्लिक करके। ओके, तो उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। 2 स्टेप कौन सी है वो उनको देखेंगे फटाफट, सिंपल सी स्टेप है और हमारे 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो आप सभी क्लास रिज्वाइन कर लेना।